हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं ज्योग्राफी का नया टॉपिक एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया लेकर आई हूँ, जिसमें मैं भारत की कृषि के बारे में बताऊंगी। यानी कि भारत में किस तरह की कृषि है और भारत में कितने भाग पर कृषि की जाती है। यानी भारत में जो एग्रीकल्चर है वो कितने क्षेत्र में किया जाता है, कौन कौन सी फसलें कब उगाई जाती हैं, किस तरह की फसलें भारत में उत्पादित की जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमारी जो भारत भूमि है उसके कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो हमारी जो भारत भूमि है इसके 51% एरिया पे कृषि की जाती है। यानी टोटल जो एरिया है उसके 51% यानी 51% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। एक तो हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। यानी कि हमारे भारत देश जो है इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई उद्योग किया जाता है तो वो कृषि की जाती है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। वर्तमान में 50% जो कृषि है, कृषि क्षेत्र जो है वो आर्थिक मतलब वर्तमान में 50% एरिया पर कृषि की जाती है, जो कि अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बोलें कि किसी समय भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो गई थी। हमारे देश में लोगों का कहना है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो कृषि व्यवस्था को ठीक करना होगा। पहले ये एरिया बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होने के कारण इस एरिया को कम कर दिया गया है। हम देखें तो 51 एरिया में केवल कृषि की जाती है, जबकि 4% एरिया जो है यानी केवल 4% एरिया जो है जहाँ पे चारागाह है, यानी कि जानवरों को चराई जाने वाला स्थान, जिन्हें हम चारागाह कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो 21 एरिया जो है वो वन क्षेत्र में आता है, यानी फॉरेस्ट एरिया में आता है। और ओनली मतलब कह सकते हैं 24% एरिया वो क्षेत्र है जो कि ना तो कृषि योग्य भूमि है, ना ही वहां पर वन है, यानी अनुपयोग भूमि। ऐसी जमीन जिसका उपयोग ना तो कृषि के लिए किया जाता है, ना ही वहां पे किसी प्रकार के कोई जंगल है। अनुपयोग भूमि यानी बंजर भूमि जो है वो लगभग 24% जो है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। तो हम वो एरिया देख रहे हैं, यानी 50% पर 51% एरिया जहाँ पर खेती की जाती है। ये सारी जो कृषि है, अगर हम बात करें तो शुरुआत में देश की आज़ादी के बाद कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कृषि संबंधी काफ़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया, यानी बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि भारत के गांव यानी भारत में जो किसान हैं वही अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार होते हैं। तो हम अगर देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में किसानी यानी किसान के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कृषि है। कृषि का सबसे बड़ा एरिया हम देखेंगे कौन सी कृषि जो है सबसे ज्यादा की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल निकालें तो भारत में सबसे प्रमुख कृषि जो है वो चावल की होती है। यानी सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो चावल की जाती है। टोटल एरिया के 41% एरिया में केवल चावल की कृषि की जाती है। अगर हम बात करें कि चावल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो चावल जो है वो लगभग लाल पीली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी या सभी प्रकार की मिट्टी में जो है वो चावल को उगाया जा सकता है। चावल के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। तो चावल जो है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी सबसे ज्यादा एरिया में चावल खाया जाता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा भारत है वो कितने परसेंट, अगर हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड का 21% चावल जो है वो भारत उत्पादित करता है। चावल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा यानी कोस्टल एरिया, साथ ही साथ प्लेट्यू जो एरिया है वहां पर चावल की कृषि की जाती है। इस मामले में भारत सबसे प्रमुख है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें टोटल पूरे वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है भारत।
अगर हम गेहूं की बात करें तो भाई गेहूं जो है वो भारत का लगभग 21% एरिया में गेहूं की कृषि की जाती है। भारत जो है वो 40% जो है वो गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं के लिए प्रमुख फसल जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन अगर हम परसेंट में देखें तो पंजाब करता है। अगर हम घनत्व में देखें तो पंजाब करता है, जबकि एरिया वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। उत्तर भारत जो है वो गेहूं का उपयोग सबसे ज्यादा करता है, जबकि दक्षिण भारत या पूर्वी भारत सबसे ज्यादा चावल का उपयोग करता है। गेहूं के उत्पादन में जो अगर हम देखें तो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, जबकि चावल के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। उसी तरह से अगर हम ये बोले कि चावल और गेहूं की जो फसल है ये किस हिसाब से बढ़ी है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर हम देखें 1960 के दशक में कि लास्ट में आते आते तक हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति क्यों लाई गई? उन देश की आज़ादी के बाद भारत में खाद्यान्न फसलों में उत्पादन में कमी आ गई थी, जिसको बढ़ावा देने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। दुनिया में भी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दुनिया में यानी वर्ल्ड में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हम भारत की बात करते हैं। हरित क्रांति का इफेक्ट ये हुआ भारत में 1967 से 68 के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत देखने को मिली। इस शुरुआत से भारत में चावल और गेहूं की फसल को काफी बढ़ावा मिला, पर हरित क्रांति का ज्यादा इफेक्ट जो है वो गेहूं की फसल को मिला, यानी किसानों ने गेहूं की फसल को ज्यादा उगाया। इसके बाद चावल का उत्पादन हुआ। लेकिन हम उपभोग की बात करें तो लोग सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करते हैं, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है और तीसरे नंबर पे बाजरा आता है। हम अगर बात करें कि गेहूं चावल के अलावा भारत में और भी फसलों का उत्पादन होता है, तो उत्पादन के हिसाब से तो बहुत सारी फसलें की जाती हैं। फसलों के अलावा भी किसी चीज का उत्पादन किया जाता है, यानी किसी प्रकार की खेती की जाती है, तो हम बोलेंगे हाँ, कई तरह की खेती जो है भारत में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बोलें रेशम के कीटों की उत्पत्ति या अंगूर की खेती, बागवानी, फूलों की खेती, केचुए का पालन, इस तरह कई तरह के जो पालन होते हैं ये भी एक तरह की कृषि में ही आते हैं। यानी कृषि के उत्पादन में ही अन्य चीजों का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, मछली पालन, इसके अलावा कई तरह के जो उद्योग हैं जो कि उत्पादन से संबंधित हैं, वो सभी जो है कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। हमने गेहूं चावल की कृषि के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम ये भी पढ़ा कि भारत के जो पहले कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ ही साथ वो देश के पहले प्रेसिडेंट भी थे। भारत के पहले प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के पहले कृषि मंत्री भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 2006 में भारत किसान परिषद ने, जो कि कृषि जो क्षेत्र होता है ये राज्य का विषय होता है, सिफारिश की गई थी कि भाई इसको कृषि जो विषय है इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि इसको स्टेट और सेंट्रल दोनों तरह के विषयों को मानकर इसके बारे में कार्य किया जाए। अगर हम बात करते हैं कि इतने सारे हमने टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, साथ ही साथ हमने ये देखा कृषि मंत्री कौन थे, हमने ये भी जाना कई तरह की फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं। कुछ प्रमुख फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बोला सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम के कीटों का उत्पादन, यानी कि रेशम के कीड़ों का उत्पादन, यानी कि रेशम के कीट की फसल या उत्पादन, रेशम के कीटों का उत्पादन, रेशम के कीटों की फसल या रेशम के कीटों का उत्पादन, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। कई प्रश्न बनते हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, तो हम वन बाई वन इन सबको पढ़ेंगे। ये भी कृषि के एक प्रकार ही हैं। खाद्यान्न फसलों के अलावा अन्य फसलों के बारे में भी इनमें
जो अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि एपीकल्चर है। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। ये रेशम के कीटों का पालन। और एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खियों का पालन करना। फिर आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मीन्स होता है मछली पालन। पिसीकल्चर मीन्स होता है मछली पालन। इससे कई तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन सा कल्चर किससे संबंधित है, याद नहीं रहता। तो हम याद कर सकते हैं कि शेरी, शेरी मतलब होता है इसे सिल्क, चिकना चिकना, तो रेशम भी चिकना होता है, तो सेरीकल्चर मीन्स रेशम के कीटों का पालन या रेशम के कीटों का उत्पादन। दूसरा होता है एपीकल्चर। देखो एपी, जब हमें मधुमक्खी काटती है तो ऐसे फूल जाता है, एप हो जाता है, तो एपीकल्चर मीन्स हो गया मधुमक्खी पालन। साथ ही पिसीकल्चर, मछली पालन। कैसे याद रखेंगे पिसीकल्चर? मछलियों को हमेशा दाना पीस पीस कर बारीक बारीक दिया जाता है, तो पिसीकल्चर मीन्स हो गया मछली पालन। इसके बाद है फ्लोरिकल्चर। नाम से समझ में आ रहा है, फ्लोरी मतलब फ्लावर, यानी फूलों का पालन, फूलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूलों का उत्पादन। इसके बाद है विटीकल्चर, अंगूर की खेती। विटीकल्चर मीन्स अंगूर की खेती। विटी से याद कर सकते हैं वाइन, और वाइन किससे बनती है? अंगूर से, तो विटीकल्चर मीन्स अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब हमने वर्मी कंपोस्ट पढ़ा है, तो वर्मी कंपोस्ट कौन होते हैं? केचुए, तो वर्मी कल्चर मीन्स होता है केचुआ पालन, केचुआ पालन। वर्मी कंपोस्ट मीन्स केचुओं का पालन। इसके बाद है पोमो कल्चर। पोमो को हम मान सकते हैं जैसे कई तरह के जूस बनते हैं, तो क्या हो जाएगा? फलों का उत्पादन, तो पोमो कल्चर मीन्स हो गया फलों का उत्पादन। पोमो कल्चर मीन्स फलों का उत्पादन, यानी फलों को उत्पादित करना, यानी प्रोड्यूस करना, किसको? फलों को, यानी फ्रूट्स। तो पोमो कल्चर मीन्स हो गया फलों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर, सब्जियों का उत्पादन। पोमो से जूस से लगा सकते हो, कई तरह के जूस ब्रांड देखे हैं, कोको, तो ऐसी पोमो, तो पोमो कल्चर मीन्स हो गया आपका फलों का उत्पादन। और ओलेरी कल्चर, ओलेरी मतलब साग सब्जी, तो ओलेरी, ओलेरी कल्चर मीन्स हो गया सब्जियों का उत्पादन। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी। भाई बागवानी बहुत अच्छी होती है ना? हमें हमें हर्टली बहुत अच्छी लगती है, हर्टली, तो बाग हमें हर्ट से बहुत, दिल से बहुत अच्छे लगते हैं, तो हॉर्टिकल्चर मीन्स हो गया बागवानी। इसके बाद आता है एरोपॉटिक। एरोपॉटिक मतलब होता है एक नई तरह के उत्पादन, जैसे कि हवा में पौधों का उत्पादन करना। नई टेक्निक से हम हवा में, यानी लटके रूप में हम पौधों का उत्पादन करते हैं, तो हवा में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है? एरोपॉटिक। हवा में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है? हवा में पौधों का उत्पादन कहलाता है एरोपॉटिक। और हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है पानी में पौधों का उत्पादन। पानी में पौधों का उत्पादन। हाइड्रो मतलब पानी और पोनिक्स मतलब उत्पादन, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में पौधों का उत्पादन। हम एक बार इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि जहां पर सैरी मतलब सिल्क, तो सिल्क मतलब रेशम, तो सेरीकल्चर मीन्स रेशम की कीटों का उत्पादन। एपीकल्चर हमने बोलता ना, एप यानी कोई चीज फूल जाती है, तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर, हम पीस पीस के दाना देते हैं, तो पिसीकल्चर मीन्स मछलियों का पालन। इसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर, फ्लावर यानी फ्लोरी, तो फूलों का उत्पादन हो गया फ्लोरिकल्चर। इसके बाद विटीकल्चर, तो विटी यानी वाइन, वाइन किससे बनती है? अंगूर से, तो विटीकल्चर मीन्स अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर, तो वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ, तो वर्मी कल्चर मतलब केचुए का उत्पादन। इसके बाद आता है पोमो कल्चर, हमने बताया ना, कोलो, कोको,
ऐसे ही पोमो कल्चर मीन्स द जूस यानी कि फलों का उत्पादन। पोमो कल्चर मीन्स फलों का उत्पादन। ओलिरी कल्चर सब्जी से आएगा, पोमो जैसे फलों से आएगा तो ओलिरी आ जाएगा सब्जियों से। तो पोमो कल्चर मतलब फलों का उत्पादन और ओलिरी कल्चर मतलब सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर, हर्ट से हमें क्या अच्छा लगता है, बाग बहुत अच्छा लगता है, तो हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी। एरोपॉटिक मतलब हवा में पौधों का उत्पादन। हवा, एरो मतलब हवा, तो पॉटिक मतलब पौधों का उत्पादन। तो एरोपॉटिक मतलब हवा में पौधों का उत्पादन और हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में पौधों का उत्पादन। तो कुछ प्रमुख प्रकार के हमने कृषि के बारे में पढ़ा, जो कि कुछ नई विधियां हैं जो मतलब खाद्यान्न फसलों के अलावा भी अन्य तरह की खेती की जाती है, जो कि हमने कुछ यहाँ प्रमुख पढ़ ली हैं। इसके अलावा हमने गेहूं और चावल की कृषि के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि गेहूं की खेती भारत में कितने भाग में की जाती है, चावल की खेती भारत में कितने भाग में की जाती है। विश्व में चावल की खेती में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि गेहूं की खेती में तीसरा स्थान है। भारत की प्रमुख फसल अगर हम बोले तो चावल है, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है और तीसरे नंबर पे बाजरा आता है। जबकि अगर हम बोलें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो है वो कौन करता है, तो हमें यूरोपीय कंट्री जो है वो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करती है। इसके अलावा हम अन्य सारे बहुत सारे अभी और भी खेतियों के बारे में पढ़ा है, साथ ही साथ में बहुत सारी क्रांतियों के बारे में पढ़ा। अभी हमने केवल हरित क्रांति पढ़ी है। हमने बताया आपको हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन 1967 से 68 के बीच में इसकी स्टार्टिंग भारत में देखने को मिली थी। जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत जो किसने की थी, पूरे वर्ल्ड में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। इसके बाद में आगे की क्रांतियों के बारे में, साथ ही साथ आगे की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे जिसमें हम आगे की फसलों और साथ ही साथ आगे की क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वाले टॉपिक पर कोई कमी लगी है आप मुझे सजेशन दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।